स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस के सब्जेक्ट के ऊपर। और जैसा कि आपके कुछ ही टाइम में सामने होंगे बोर्ड एग्जाम्स, और बोर्ड एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे साइंस के रिलेटेड। तो आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी जो आपके पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र होते हैं, उनको सॉल्व हम कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं काफी सारे क्वेश्चंस को, और आज की क्लास में भी हम उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी चीज आप आज की क्लास में सीखने वाले हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि वो सीधे सीधे रिलेटेड है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में। तो आज मैं आपको एक एक जो छोटी छोटी चीजें होती हैं बोर्ड एग्जाम को की कॉपी लिखते टाइम, ठीक है, उन सब के ऊपर बात करूंगा। आप अगर उन चीजों को अपने साथ यूज करते हैं, अपनी कॉपी राइटिंग में यूज करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, और अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आपके 90 नंबर आ रहे होंगे इससे पहले, तो इस टाइप की बातें पता चलने के बाद, इन पेपर्स को सॉल्व करने के बाद वो 95, 99 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो कुछ 4-5 नंबर जो हम लोग अपनी गलती की वजह से गंवा देते हैं, उनके बारे में मैं आज आपको आज की क्लास में बताऊंगा। तो ध्यान अपना जो है सामने स्क्रीन पर रखिएगा, इधर उधर कहीं मत रखिएगा। जो ये आधे घंटे 40 मिनट आप पढ़ने वाले हैं जिस चीज को, उसके ऊपर अपना पूरा ध्यान दीजिए, और ये चीज आपको बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो अपनी कॉपी पेन निकाल लो और सामने स्क्रीन पर बिल्कुल नजर बना करके बैठ जाइए। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, 2019 के साल का साइंस थ्योरी का पेपर। ठीक है, और सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को जब आप देखेंगे, ये मतलब आप ऐसा सोच के चलिए आप अभी बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए हैं, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, ठीक, ध्यान से समझना जो बातें यहाँ पर बता रहा हूँ। 2019 साइंस थ्योरी का आपका पेपर है, आपका एग्जाम भी कुछ इस तरीके से आएगा। अभी डेफिनेट नहीं है कि क्वेश्चंस जो होंगे किस टाइप के रहेंगे, बट तैयारी आप अपने हिसाब से कीजिए, आगे जो बातें आएंगी वो आपको हेल्प करेंगी। 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है पेपर करने के लिए। 80 नंबर का क्वेश्चन होता है, 80 नंबर के पेपर ही आपको देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल 30 क्वेश्चन देखने को मिलते। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर में आपको कितने क्वेश्चन देखने, ये 2019 के साल की बात बता रहा हूं, उसके बाद कोरोना आया और आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो गया, एमसीक्यू वगैरह जो भी हुए। लेकिन इस साल पूरी पूरी संभावना है कि जो पुराना पैटर्न है इस पर ही क्वेश्चन आएगा, वो मजबूरी में करना पड़ा, अभी जो है पूरे चांसेस हैं कि इस पर ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी जो है वो इस तरीके से रखनी है, बाकी जो चेंज होता है वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो आपको फिर उस तरीके से प्रिपेयर करना है। कुल कितने क्वेश्चन है भाई? 30 क्वेश्चन है, सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। जो भी जितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा उसके सामने रखे होंगे। 1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। उसके बाद 1 नंबर के प्रश्न होते हैं, फिर 2 नंबर के होते हैं, फिर 3 नंबर के होते हैं, फिर 4 नंबर के होते हैं। इस तरीके से पेपर आपका होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पेपर में। सबसे पहले आपको जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, उसमें आपको एक क्वेश्चन के सामने 4 आंसर लिखे होते हैं, आपको बताना होता है कौन सा आंसर सही है। मतलब इसमें आंसर आपको बेसिकली लिखा हुआ मिलेगा, आपको बस टिक करना होता है कौन सा आंसर सही या गलत है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके पास 1-1 नंबर के क्वेश्चन। देखो ना सामने लिखा हुआ है, क्या बोला था, सामने लिखा रहेगा कितने नंबर का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कितने नंबर का? 1 नंबर का। 1 नंबर का क्वेश्चन मतलब बिल्कुल लिमिटेड वर्ड में टू द पॉइंट आंसर। चलो पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ हम लोग अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, ध्यान देना, वो सिर्फ फिजिक्स के यानी भौतिक विज्ञान के कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपकी साइंस की बुक में जो फिजिक्स के चैप्टर हैं उनके क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि मैं रीड कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में लिखा है, वैद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
अभी कुछ क्वेश्चंस मैं खुद से कर रहा हूं, आप लोग भी नोट डाउन करते रहिए, बीच बीच में आपसे क्वेश्चंस पूछे भी जाएंगे, जिसको बच्चे को आता होगा आंसर वो हाथ खड़ा करना, ठीक है। अभी कुछ कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग इजी है तो हम उनको खुद से सॉल्व कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं जो वैद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बाकी के जो मात्रक हैं, अभी हम एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो हमको उनके बारे में भी पता होना चाहिए। ये जो ओम है, ओम किसका मात्रक होता है, तो जरा लिख लीजिए इसमें, लिख लीजिए इसमें। ओम जो होता है इसको हम ऐसे भी बनाते हैं, ठीक है। ये किसका मात्रक होता है, ये होता है प्रतिरोध का मात्रक। ये किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक, यानी रेजिस्टेंस का मात्रक, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। और क्या क्या लिखा है यहाँ पर, और लिखा है एम्पियर, ओम, एम्पियर, वोल्ट और जूल। ओम, एम्पियर जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट जिसको हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जूल जिसको हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, भले ही इन चारों में से कोई एक आंसर होगा। तो मैं तरीका बता रहा हूं आपको, जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं आपको सॉल्व किस तरीके से करने हैं। राइट आंसर ढूंढने के बाद बाकी सारी चीजें भी आपको दिमाग में होनी चाहिए। तो एम्पियर किसका मात्रक होता है भाई, वैद्युत धारा का मात्रक होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक होता है, ठीक है। वोल्ट किसका मात्रक होता है, अभी बात करी थी हमने, वैद्युत विभवांतर का मात्रक होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक होता है, यानी यूनिट होता है। जूल जो कि हम जिसको कह सकते हैं कार्य की या फिर ऊर्जा की, है ना, इसका मात्रक ये होता है जूल, ठीक है ना। अगर बोल लो कि गतिज ऊर्जा, है ना, गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है तो वो जूल होता है, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है तो वो जूल होता है, ठीक है। तो जितने भी ऊर्जा है उनका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये समझ में आया। तो क्या बोला, क्वेश्चन को सिर्फ करने से मतलब नहीं है, सही आंसर देखने से मतलब नहीं है, जो बाकी की चीजें हैं उनके बारे में आपको पता है या नहीं है। पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो पता लगाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन करने का आपका पहला तरीका रहेगा। तो आज से क्या करो, आज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो। जितने पेपर आप करोगे पिछले साल के, उतने ज्यादा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, सीधी सी बात ये है। क्या बोला, जितने ज्यादा आप पिछले सालों के पेपर करोगे उतने ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में नंबर है। कोई भी पेपर मिले, हाफ ईयरली का मिले उसको करो, प्री बोर्ड का मिले उसको करो, बोर्ड का मिले उसको करो, सारे क्वेश्चन करो। और एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने क्या बोला था, आज की क्लास में ऐसी ऐसी बातें आपको बताऊंगा कि जिससे आपके नंबर जो होंगे वो बढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम में। जो आप अपनी गलती से 5-10 नंबर कटवाते हो ना अपने, वो आपके बढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट नोट है, जिसको मैं टिप बोलूंगा आपके लिए, जिसको मैं क्या बोलूंगा आपके लिए, टिप है कि जब भी आप पेपर सॉल्व करो, पेपर सॉल्व करते वक्त जो प्रीवियस ईयर, पिछले साल के जो पेपर होते हैं, पिछले साल के जो पेपर होते हैं, इनको आप सॉल्व करते वक्त आप किस में करते हो इनको सॉल्व, इनको आप किसी अपनी कॉपी में सॉल्व करते होंगे, है ना। तो इनको सॉल्व करते वक्त ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे लिखना है जैसे आप अपने बोर्ड परीक्षा में लिख रहे हो, जैसे कि बोर्ड परीक्षा में लिखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। और यकीन मानो पिछले सालों में कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि सर ये जो तरीका है ये बहुत काम करता है, ठीक है। आप क्या करते हो, आप बोर्ड परीक्षा में जाते हो, आप बोलते हो जब बोर्ड परीक्षा में लिखूंगा ना तब ढंग से लिखूंगा, अभी रफ में लिख रहा हूं तो ऐसे लिख लेता हूं जैसे खिचड़ी पका देंगे। नहीं, वो सबसे बड़ा गलत काम है। आप रफ में जो भी काम करेंगे आज से, वो आप ऐसा मान के करेंगे कि आप बोर्ड की परीक्षा में लिख रहे हो। समझ में आया, ये आपके नंबर डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। बोर्ड परीक्षा में आप 2 पेन से लिखोगे, काले और नीले, तो रफ कॉपी में भी 2 पेन से लिखो। बोर्ड परीक्षा में आप कितनी लाइन छोड़ोगे, कितना मार्जिन छोड़ोगे,
किस तरीके से आंसर लिखोगे, कितने शब्द लिखोगे, रफ कॉपी में सेम टू सेम वैसे ही लिखना है, कुछ भी फालतू नहीं लिखना है। करके देखना ट्राई, अगर आपको सफलता नहीं मिली तो कहना। डेफिनेटली आपको ये बोर्ड परीक्षा में हेल्प करेगा। इसके पीछे आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। जब आप बोर्ड परीक्षा में पहली बार जाते हो ना, तो आपके दिमाग में वो प्रेशर होता है, जो माहौल होता है एनवायरनमेंट का। अगर आप ये काम करेंगे तो आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी बोर्ड परीक्षा स्टार्ट होने से पहले ही कर चुके होंगे। तो इस टिप को ध्यान रखना और इस टिप को यूज जरूर करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्या बोला था, सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे अभी फिलहाल। चलो, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। अपनी अपनी कॉपी में लिखिए जरा। मैंने क्या बोला, कैसे लिखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखो। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो सोच समझ के लिखना। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो सोच समझ के लिखना। चलो मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके लिए। कौन सा क्वेश्चन था ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो आंसर किस तरीके से लिखेंगे, एक आंसर रिप्रेजेंटेशन। मैं नेक्स्ट क्लास में आना आप सबके सब, ठीक है, क्लास को मिस मत करना। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी साइंस की, मैं आपको एक बच्चे की बोर्ड की कॉपी ला करके दिखाऊंगा, ठीक है, जो बोर्ड परीक्षा में लिखा हुआ है किसी बच्चे ने, उसकी कॉपी ला करके दिखाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि आपको कैसे आंसर लिखना है। तो अगली क्लास में सबके सब आना। अभी फिलहाल एक डेमो में खुद से बता देता हूं। क्या लिखा है क्वेश्चन, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखो। आंसर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अवतल दर्पण के दो उपयोग। अवतल दर्पण के दो उपयोग, 2 यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो जरा सोचिए, जब हमने बात करी थी इस चैप्टर के बारे में, है ना, जब हम दर्पणों के बारे में पढ़ रहे थे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो उपयोग हैं अवतल दर्पण के और उत्तल दर्पण के, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आपको जरूर याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये हर बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अवतल दर्पण के जो दो उपयोग हैं, सिर्फ दो उपयोग बताना है यहाँ पर, पूरी कहानी नहीं लिखनी है। भले ही इसके बाद में आपको काफी सारे उपयोग बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में आपको क्या लिखना है वो बता रहा हूं। नंबर वन, वाहनों के अग्रदीपों में। नंबर 2, जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं मैं वो दो लिख रहा हूं, ठीक है। दंत विशेषज्ञों द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने में। अब यहाँ पे मेरी थोड़ी राइटिंग जो है वो इग्नोर करना, ठीक है। तो रफ में हम लिखते टाइम क्या करते हैं, यही काम करते हैं। रफ में लिखते टाइम ये काम करते हैं कि जल्दी जल्दी लिख लो, जब बोर्ड परीक्षा में लिखूंगा तब तो मुझे अच्छा ही लिखना है। ये नहीं करना है। आप अभी जो लिखोगे वो बिल्कुल इस तरीके से लिखो कि आप बोर्ड की परीक्षा में लिख रहे हो। ये बात मैं आपसे कर रहा हूं, ठीक है। ये आपको खूब प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से आप आंसर लिखोगे। 2 पूछे थे उन्होंने, 2 लिख दिए। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, बस इतना लिखना है, ठीक है। अब और बातें, एक्स्ट्रा बातें मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि अवतल दर्पण में हमने क्या बोला था। अवतल दर्पण में हमको क्या देखने को मिलता है, शक्तिशाली समांतर प्रकाश पुंज। शक्तिशाली समांतर प्रकाश पुंज यानी किरण पुंज हमको देखने को मिलता है। पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट या फिर रेज। मतलब कि ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, अगर हम यहाँ पर इस तरीके से एडजस्टमेंट करें कि ये हमारा ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। हम इस तरीके से एडजस्टमेंट बिठाएं कि जो हमारा लाइट सोर्स है, जो प्रकाश स्रोत है, वो फोकस पर हो और फोकस से होकर के दर्पण पर
प्रकाश किरण पड़े। अगर ऐसा हमने कर दिया तो पता है क्या होगा, ये सारी किरणें जो होंगी, जो परावर्तित होंगी, जो रिफ्लेक्ट होंगी, वो बिल्कुल समांतर जाएंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ हमको समांतर प्रकाश पुंज देखने को मिलता है, क्योंकि सारी ही परावर्तित किरणें, सारी ही रिफ्लेक्टेड रेज समांतर जा रही हैं, इसीलिए हमको एक शक्तिशाली बीम ऑफ लाइट देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी कारण से आपको अगर ध्यान होगा, जो टॉर्च होता है उसमें भी क्या हम यूज करते हैं, अवतल दर्पण यूज करते हैं, क्योंकि टॉर्च में भी हमको पैरेलल बीम, टॉर्च आप जिस जगह पे लगाते हो वहां पर तेज लाइट गिरती है ना, सब जगह तो नहीं जाती वो लाइट, किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में, जिधर आप टॉर्च का मूव करते हो उधर ही तो जाती है। सर्च लाइट जो होती है, सर्च लाइट मतलब जो बहुत दूर दूर तक जिसकी रोशनी होती है, जिस लाइट की, टॉर्च जैसा ही होता है, लेकिन टॉर्च थोड़ा कम दूरी तक देख पाता है, सर्च लाइट बहुत ज्यादा दूरी तक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा पावरफुल लाइट इसमें होती है। ठीक है, इसके अलावा हमने बात करी थी जो हेडलाइट होती है, गाड़ियों की हेडलाइट, अग्रदीप, उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक, इसके अलावा चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने, जब शेविंग करते हैं ना, तो शेविंग करते वक्त चेहरे को हम थोड़ा बड़ा देखने की कोशिश करते हैं ताकि शेविंग अच्छे से हो पाए। तो चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, फेस का बड़ा इमेज देखने के लिए भी हम शेविंग मिरर के रूप में, किसके लिए, शेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का यानी कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। इसके अलावा जो आप अगर डेंटिस्ट के पास गए हो, किसी दंत विशेषज्ञ के पास गए हो, तो आपने देखा होगा वहां पर चेकअप करने के लिए वो आपके मुंह में एक स्टिक से डालते हैं और स्टिक के ऊपर एक दर्पण लगा होता है छोटा सा, वो अवतल दर्पण ही होता है, ताकि उससे आपके दांत का जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, वो बड़ी दिख पाए। और अगर बात करें कि तो जो सोलर भट्टियां होती हैं, सोलर फर्नेस होती है, ठीक है, उसमें भी हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं। इसमें सन का यूज करते हैं, सन से आने वाली जो लाइट्स हैं, सन से आने वाली जो लाइट रेज हैं, उसको किसी एक स्थान पर, उसको सन, देखो यहाँ पर जो लॉजिक है, मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ रहे थे, ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से बता रखी हैं, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी शॉर्ट में बता देता हूँ कि सन से आने वाली लाइट रेज कैसी होती है भाई, दर्पण पर कैसी गिरती हैं, समांतर गिरती हैं। कैसी गिरती हैं, समांतर गिरती हैं। देखो बताता हूँ कैसे गिरती हैं, इस तरीके से गिरती है, ऐसे। जो वस्तुएं यानी जो ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर होते हैं, वो उनसे आने वाली जो प्रकाश किरण होती है वो समांतर गिरती है, और गिरने के बाद परावर्तित होकर के वो फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है, फोकस। तो सारी किरणें कहां पर मिल रही हैं, फोकस पर। जितनी भी किरणें आएंगी सूर्य से, वो कहां पर मिलेंगी, फोकस पर। इसीलिए फोकस पर क्या होगा भाई, हाई टेम्परेचर होगा। हाई टेम्परेचर होगा तो ये किस तरीके का काम करेगा, ये एक भट्टी का काम करेगा। ठीक है, भट्टी का काम आपने देखा होगा, सोलर कुकर होते हैं जिनमें हम खाना पकाते हैं, वो इसी पॉइंट, इसी थ्योरी पर काम करते हैं। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करना होता है। जितने भी हम सोलर इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, उसमें हमको क्या चाहिए होता है कि सूर्य से आने वाला जितना प्रकाश है वो सारा का सारा एक पॉइंट पर गिरे, किसी एक बिंदु पर गिरे। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, अवतल दर्पण का, कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। तो यहां पर अब जो बात करते हैं, मैं यहां पर क्या चीज यूज कर रहा हूं, देखो बच्चों, सारी चीजें मैं आपको करवाने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं कि सारी चीजें करवाऊं। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आपको क्या कैसे काम करना है। हमने क्या करा, अभी देखो हमने क्या करा, एक ये क्वेश्चन उठाया, एक ये क्वेश्चन उठाया, ये क्वेश्चन 1 नंबर का था। पहले हमने क्या करा, इस क्वेश्चन को पढ़ा, समझा और इसका आंसर लिखा, ठीक वैसे जैसे हम बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप पे हमने इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी बातों को रिकॉल किया। अगर आपको याद है तो एक बार रिकॉल करो, उसके नीचे लिखो अलग से। अगर याद नहीं है तो जब आप इसका आंसर लिख चुके हो, उसके बाद वापस किताब खोलो, इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं सारी लिखो, पढ़ो, समझो, उनको लिखो। इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स बना करके लिखो, फिर जाकर के आगे दूसरे क्वेश्चन में पढ़ो। ये होगा आपका तरीका, और ये होगी आपकी दूसरी टिप आज की। दूसरी टिप क्या है, पेपर सॉल्व करते टाइम क्वेश्चन से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड सारे बिंदु समझने हैं।
आपसे एग्जाम में सिर्फ 2 यूज पूछे गए थे, अवतल दर्पण के 2 उपयोग पूछे गए थे। जब आप सॉल्व कर रहे हैं पहले 2 उपयोग लिख लो, उसके बाद जितने उपयोग आपको मिल रहे हैं सबको लिखो, जितने यूजेज मिल रहे हैं सबको लिखो, ठीक है? समझ रहे हो? ये 2 टिप है। यही चीजें जो है अगर आप याद रखेंगे तो मैंने क्या बोला, आपको एग्जाम में जो नंबर तो सबके आते हैं ना, पास तो सब होते हैं, है ना? जो पढ़ेगा उसके पास हो जाएंगे, लेकिन नंबर आपके और अच्छे कैसे आ सकते हैं वो चीजें मैं आपको आज बता रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? अभी के लिए ये क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं, ठीक है? थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, आने वाले टाइम में सीधे सारे क्वेश्चन हम करेंगे 1 बाय 1। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं आप, हाँ वो ये क्वेश्चन ले रहे हैं हम 12th क्वेश्चन। ये एक न्यूमेरिकल है, मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी करवाना चाह रहा था, तो एक न्यूमेरिकल हम करेंगे अभी। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। कितनी विद्युत धारा लेती है? 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। क्वेश्चन हमारे पास है, कितने नंबर का क्वेश्चन है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को पहले हमने पढ़ा, फिर समझा, अब हम इसको जो है सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन को हमने पढ़ा, समझा और उसके बाद देखा कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है। कितने? 2 नंबर का है। 2 नंबर में मतलब हमको ये क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है वो लिखना है, ठीक है? और उसको सॉल्व करके क्वेश्चन का आंसर देना है, बस इतना काम करना है, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास कि एक विद्युत स्त्री है जिसका प्रतिरोध 20 ओम दे रखा है हमें, ठीक है? और ये 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। 30 सेकंड में कितनी ऊष्मा ये उत्पन्न करेगा वो हमको फाइंड आउट करना है। द इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकंड। चलो तो क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। अब क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है, जैसे हम अपनी बोर्ड परीक्षा में सॉल्व कर रहे हो, तो आप लिखेंगे आंसर क्वेश्चन नंबर कितना है? 12। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 12। आपके पास 2 पेन रहेंगे, ब्लू और ब्लैक, तो आप उस हिसाब से लिखना, ठीक है? हमसे क्या बात की गई है? हमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है। अब न्यूमेरिकल करते टाइम आप इस तरीके का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा ही लिखो, बस मैं तरीका बता रहा हूँ। बाकी आप अपना कॉमन सेंस, अपना दिमाग लगाना भी जरूरी है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। जो हमको दिया है वो दिया है विद्युत स्त्री का प्रतिरोध। विद्युत स्त्री का प्रतिरोध। अब आप चाहे तो विद्युत स्त्री का प्रतिरोध लिखो, मैं सिंपली प्रतिरोध लिख रहा हूं क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, शॉर्ट में अपना आंसर निकाल के दिखाना है अच्छे तरीके से। 20 ओम प्रतिरोध दे रखा है, 5 एम्पियर विद्युत धारा दे रखी है। विद्युत धारा I बराबर 5 एम्पियर और 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की गणना करनी है। समय दे रखा है हमको t = 30 सेकंड, ठीक है? और उत्पन्न ऊष्मा, यही तो हमको पता करना है, उत्पन्न ऊष्मा की गणना करनी है 30 सेकंड में। तो H से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमको निकालना है। आप लिखेंगे अतः उत्पन्न ऊष्मा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई? फॉर्मूला जरूर याद रहना चाहिए, न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला जरूर याद रहना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। रख दो भाई, वैल्यूज रख दो। H = I² RT, फॉर्मूला जो है हाईलाइट कर देना ब्लैक पेन से, जो भी आपका स्केच वगैरह होगा उससे। H = I कितना है भाई? 5, तो 5 का स्क्वायर। R कितना है? प्रतिरोध 20 और T कितना है? 30। बस वैल्यूज पुट अप करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए जरा। H = 5 पंजे 25 गुणा 20 गुणा 30 और H जो आएगा यहाँ से आंसर H = 25 दूनी 50 और 50 दिए 150।
और मात्रक क्या होगा इसका, जूल। या तो कैपिटल जे लिख लो या फिर जूल लिख लो। ये है उत्पन्न ऊष्मा, ठीक है। 15,000 जूल जो है, इतनी ऊष्मा ये 30 सेकंड में उत्सर्जित कर लेगा। आंसर न्यूमेरिकल में एक बात जरूर ध्यान देना जब आपका आंसर आ जाए, अतः हीटर द्वारा, इतना लिख दोगे तो ठीक है, अगर ये लिख दोगे तो और अच्छी बात है। हीटर द्वारा 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा 15,000 जूल होगी। आंसर। तो एक न्यूमेरिकल को करने का मैं यहाँ पर तरीका आपको बताना चाह रहा हूँ। न्यूमेरिकल ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और एक्साइटमेंट में आ रही है तो मुझे आता है ये क्वेश्चन, मैंने बहुत बार करा है, और फटाफट से न्यूमेरिकल का फॉर्मूला लिखा, सीधे फॉर्मूला में आंसर वैल्यू पुट करी, और मेरी तो कैलकुलेशन भी तेज है तो मैंने सीधे मेरे दिमाग में आया, अच्छा ये तो क्वेश्चन मुझे पता है, ये वाला फॉर्मूला लगना है, और यहाँ पर मैं आई का मान मुझे 5 रखना है, आर का मान मुझे 20 रखना है, टी का मान मुझे 30 रखना है, और इसकी गुणा करके कितना आ जाएगा, इसकी गुणा 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 नहीं 150, तो इसका आंसर तो ये आ रहा है। और ये करके चलो मेरा क्वेश्चन हो गया, आंसर लिख दिया और चलो आगे बढ़ जाओ। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर भी आपको नंबर मिल सकते हैं, ठीक है, नंबर मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लो, अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चन को रखो, और जो टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनके दिमाग में थोड़ा अच्छी छवि अपनी बनाओ, सीधी सी बात है। टिप नंबर 3 मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद देना चाहूंगा। जो आपकी टिप होगी वो ये होगी, वो थोड़ा समझना है आपको, मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं, आप बराबर आपकी कॉपी, बस इसमें समझ जाओ। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं तो आपको रिप्रेजेंट कर रही है आपकी कॉपी। जितनी अच्छी आपकी कॉपी होगी, जो टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनकी नजरों में आप उतने अच्छे बनेंगे, सीधी सी बात है। जितने अच्छे तरीके से आपने आंसर से लिखे होंगे, जितना आपका काम साफ होगा, है ना, जितने अच्छे तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे, उतनी अच्छी छवि आपकी टीचर के दिमाग में बनेगी। तो आपकी कॉपी में आप जो भी लिख रहे हैं वो आपको निरूपित कर रहा है, आपको रिप्रेजेंट, आपकी पर्सनैलिटी को वो दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ करके कॉपी में लिखना है कि जो भी आप लिख रहे हैं उसका सीधा सीधा असर आपकी पर्सनैलिटी पर पड़ने वाला है, और उसके बदले में आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप अच्छा लिखते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है, समझ गए बात को। तो ये थी तीसरी टिप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको नोट डाउन करना है तो जल्दी से नोट डाउन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपको ऐसे भी मिल सकता है क्वेश्चन। ये 13 जो है ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब इस 2 नंबर के क्वेश्चन में उन्होंने क्या करा है, आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए एक एक नंबर के, समझ रहे हो। 2 क्वेश्चन को उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया है। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, और ओम का नियम क्या है, समझ रहे हो। तो एक क्वेश्चन में आपको जो 2 या 3 नंबर का होगा उसके अंदर आपको 2-3 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाँ, ये 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, 16वें नंबर का क्वेश्चन देखो। 16वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछ लिए, और तीनों एक एक नंबर के। तो 16वां क्वेश्चन पूरा 3 नंबर का है, उसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछ लिए। तो ऐसा नहीं होगा कि आपसे हर क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा उतने नंबर के बराबर, नहीं, उसको तोड़ तोड़ करके भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दिमाग क्या लगाना है, दिमाग ये लगाना है कि ऐसा नहीं कि ये पूरा का पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा 3 नंबर का है लेकिन ये 1 नंबर का है, तो इसमें उतना ही लिखना है जितना 1 नंबर में आप लिखोगे, इसमें उतना ही लिखना है जितना 1 नंबर में आप लिखोगे, इसमें उतना ही लिखना है जितना आप 1 नंबर में लिखोगे। समझ में आ गया। ऐसे नहीं कि आप 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें भी खूब लिख दिया, इसमें भी खूब लिख दिया, इसमें भी खूब लिख दिया, नहीं, समझ रहे हो। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर के हिसाब से लिखना है, ये है कहने का मतलब। चलो जरा ये क्वेश्चन देखते हैं जो ऊपर हम देख रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है,
यहाँ पर 13th क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कारण पूछा हुआ है आपसे कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, बताओ क्यों नहीं करती है। ठीक है, सिंपल एक कारण पूछा हुआ है कि क्या कारण है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो 13वें के 13th क्वेश्चन के का पार्ट का आंसर हम लिख रहे हैं। आप लिखेंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, आपसे कारण पूछा हुआ है कि क्यों नहीं करती है। ठीक, तो सिंपल सा कारण हमने पढ़ा हुआ है टॉपिक, और इस टॉपिक को पढ़ते हुए मैंने आपको बोला भी था कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो चीजें हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रही है इंपॉर्टेंट भी है। हो सकता है इस साल आपको ये फिर से किसी रूप में पूछ लिया जाए, एग्जैक्टली ना पूछ करके किसी ना किसी दूसरे रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो उस चीज के लिए तैयार रहना। चलो, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। आप लिखेंगे दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद इसलिए नहीं करती क्योंकि ऐसा करने पर क्या होगा, अगर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो ऐसा करने पर प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। बस इतनी सी बात लिख करके अपना क्वेश्चन छोड़ देना। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर में आप 2 लाइन लिखेंगे, ये आपके कॉपी में 2 या 3 लाइन में आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन, अब ये तो हमने आंसर लिख लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया। ठीक है, अब क्या करना है सेकंड पार्ट में, जब आप रफ में से सॉल्व करेंगे तो बस इतने में ही, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं चले जाना है, इससे रिलेटेड बाकी चीजें भी आपको नोट डाउन करनी है। यहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण से क्वेश्चन पूछा गया। जब आप बुक में इसको ढूंढोगे तो आपको पता लगेगा ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है हमको। ये क्वेश्चन पूछा गया हमको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण से। के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं भाई। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण हमने बात करी है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जब आप ये रिवीजन करने जाओगे क्वेश्चन को करने के बाद, तो आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा नॉलेज अपना इकट्ठा करके यहाँ पर पॉइंट की फॉर्म में उसे लिख लो। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि होती है भाई, जिसमें परिमाण भी होती है और दिशा भी होती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो क्या दिखाती हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाती हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती हैं, चुंबक के उत्तर से निकलती हैं, यानी कि उत्तर ध्रुव से निकलती हैं, यानी कि नॉर्थ पोल से निकलती है ना। और किधर को जाती है, नॉर्थ पोल से निकल करके दक्षिण ध्रुव को जाती है, साउथ पोल को, है ना। नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल को जाती है। ठीक, कहाँ चलती है, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलती है चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर इसकी दिशा उल्टी हो जाती है। चुंबक के अंदर इसकी दिशा हो जाती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर।
ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, जब आप रिवाइज करोगे तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चलेंगे कि चुंबक के बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कुछ अलग होती है और चुंबक के अंदर वो क्या हो जाती है भाई, अलग हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। इसके साथ साथ और अगर और गुण भी आपको देखने को मिले तो क्या बताती है भाई, हमको ये बताती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र के रूप में होती हैं, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बताती है। जहां पर ये पास पास होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है, जहां पर ये दूर दूर होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कम होता है ना। तो इस तरीके से आप जो भी चीजें होंगी इसमें आप उनको लिस्ट बना करके नोट डाउन कर सकते हो। समझ में आया? तो कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, जाते जाते एक बार फिर से बात बताता हूं, हमने आज कितने क्वेश्चन करे भाई, हमने 1 2 3 और 4 और 5 6 क्वेश्चन हमने लगभग करे आज, ठीक है, 5 या 6 क्वेश्चन हमने करे। तो एक पेपर से आप 1 घंटे में आई थिंक आप 10 क्वेश्चन तक कर लोगे, मतलब कम से कम बोलते हैं चलो 6 क्वेश्चन कर लोगे, एक पेपर से 1 घंटे में 6 क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन वो 6 क्वेश्चन करने के साथ साथ आप जो उसके साथ एक्स्ट्रा चीजें सीखोगे ना, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, ठीक है, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो आज से एक काम करो, आज से क्या काम करोगे, आज से अपना एक टाइम टेबल बनाओ 2 या 3 घंटे का, 2 घंटे या 3 घंटे का। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको साइंस के पिछले साल के पेपर जो होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। और उनको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका अपनाना है भाई, जो मैंने बोला, 1 घंटे में आप 8 या 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तक भी सॉल्व कर सकते हो स्टार्टिंग में। जब 15 दिन तक आप ये रूटीन फॉलो करोगे ना, तो उसके बाद आप देखना आपको क्वेश्चन से रिलेटेड सारी बातें पहले से पता होंगी, ठीक है। तो ये काम आप करोगे आज से, और अगर आप ये काम करोगे, जो टिप्स यहाँ पर बताई गई हैं उनको फॉलो करोगे, उनको दिमाग में रखोगे, तो बच्चों एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा, एग्जाम में आप पेपर दोगे, तो उस दिन आप जरूर ये बात बोलोगे कि सर ने हमें जो बात बताई थी उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। काफी सारे बच्चों को इन बातों से फायदा होते आ रहा है। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आपको आज की क्लास में जो जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने उनको नोट डाउन भी किया होगा। उम्मीद ये भी करता हूं कि घर से आप जा करके इन चीजों को एक बार रिवाइज करेंगे, जो बातें यहाँ पर बताई गई हैं उनको आप एक बार एग्जीक्यूट जरूर करेंगे। साथ ही साथ अगली क्लासेस में हम और भी इम्पोर्टेंट और भी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस को यहाँ पर रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।